स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ये पहली बार अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स उसके साथ कोलैबोरेट कर रही है ताकि भारत का जो सैटेलाइट है GSAT-20 उसको लॉन्च किया जा सके। देखो अच्छी बात है हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन इससे कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी कि हमें प्राइवेट कंपनी के पास जाना पड़ा, क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है और क्यों नहीं हमने भारत में स्पेस एक्स जैसी कंपनी को खड़ा किया, इसके पीछे का कारण क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगले साल अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि स्टडी IQ के द्वारा एक कोर्स लाया गया है स्पेसिफिक टू प्रीलिम्स, जिसके अंदर स्टैटिक करंट सब कुछ का रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक आपकी आएगी, तो उससे आप जज कर पाओगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि भारत अपना एक नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कराने जा रहा है और ये लॉन्च कराया जाएगा यूएसए के अंदर। जो स्पेस एक्स है, एलॉन मस्क की जो कंपनी है, और उनका जो रॉकेट है जो कि बहुत हैवी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम है फैल्कन 9, इसके माध्यम से हम अपना जो GSAT-N2 है, इसको हम GSAT-20 भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। तो ये हम लॉन्च कराने जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये लॉन्च हुआ तो इसकी वजह से भारत के एयर स्पेस में जो इन फ्लाइट इंटरनेट सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड कर पाएंगे। मतलब अब आप एरोप्लेन में भी बैठे बैठे इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी आपको पता है कि ये चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, ये अलाउड नहीं है भारत के अंदर। इनफैक्ट कई ऐसी एयरलाइंस हैं जो ये सुविधा देती हैं, लेकिन जैसे ही भारत के एयर स्पेस में जाती हैं वैसे ही उनको इंटरनेट जो है वो बंद करना पड़ता है। तो ये अभी तक नहीं है, लेकिन अब रिसेंटली आपने देखा होगा भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसकी वो परमिशन देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस वगैरह हैं, जैसे कि यहां पर एयरलाइन अपने कस्टमर्स को वाईफाई ऑफर कर सकती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट पर जब प्लेन चला जाएगा, एयरप्लेन चला जाएगा, तभी ये सर्विसेज दी जा सकेंगी। जैसे 3000 मीटर के ऊपर जब फ्लाइट उड़ेगी तभी ये दी जा सकती है, और 3000 के ऊपर चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत दे दिया जाएगा। यहां पर जब पायलट आपको अलाउ करेगा कि हाँ अब आप यूज कर सकते हो इंटरनेट, तभी आप वाईफाई का इस्तेमाल फ्लाइट में बैठे बैठे कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो GSAT-20 हम लॉन्च करा रहे हैं स्पेस एक्स से, हम क्यों नहीं खुद उसको लॉन्च कर सकते। देखो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास वो अभी कैपेबिलिटी नहीं है। जी हाँ, भारत का जो सबसे हैवी वेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका नाम है LVM-3, आपको पता होगा, और इसका जो मैक्सिमम जो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जा सकता है उसका वेट है 4000 किलो। मतलब 4000 किलो तक के सैटेलाइट ही हम लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये जो GSAT-20 है या फिर GSAT-N2, इसका वेट है 4700 kg, मतलब 700 किलो ज्यादा है, और इसी की वजह से हम अपने रॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और स्पेस एक्स का जो हैवी लॉन्च व्हीकल है फैल्कन 9 उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए आपको पता होगा इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जिसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जो भी कमर्शियल डील्स वगैरह होती हैं वो इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। तो यहां पर इसरो ने इसी को बोला कि देखो हमें अपने ये सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसने स्पेस एक्स को अप्रोच किया कि हम अपना ये सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा स्पेस एक्स के साथ इसरो का ये पहला कोलैबोरेशन होने वाला है। अच्छा, एक और चीज, ये सैटेलाइट लॉन्च करके हम जो फ्लाइट्स में सर्विसेज हैं इंटरनेट की वो तो दे ही पाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो इंटरनेट सर्विस की रिक्वायरमेंट है भारत के रिमोट एरियाज में, दूर दराज के इलाके में, वो भी इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के माध्यम से हो पाएगी। और इसको लॉन्च करने का जो टोटल कॉस्ट आने वाला है वो होगा लगभग $60 to 70 मिलियन। तो यू कैन ओनली इमेजिन कि इतना सारा पैसा हम किसी दूसरे कंपनी को दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसरो करके दिखाता है वो बहुत कम कॉस्ट में कर देता है। लेकिन अभी हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो आने वाली है जल्दी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन अब ये भी है कि ये जो GSAT-20 है ये है क्या। देखो, ये कटिंग एज का बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि इसरो ने डेवलप किया है, जिसकी वजह से जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है हमारे देश में रिवोल्यूशनाइज हो सकेंगे, और साथ ही साथ जो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया वो तो है ही है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि 32 यूजर बीम्स हैं, जिसमें से 8 नैरो स्पॉट बीम्स हैं जो कि स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा
उसके लिए डेडिकेटेड है, और बाकी के जो 24 बीम है, दैट इज वाइड बीम है, वाइड स्पॉट बीम, वो बाकी के एरिया के लिए किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से है। और साथ ही साथ ये जो का बैंड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है, इसकी वजह से अच्छी खासी स्पीड भी मिल पाएगी, 48 Gbps का बताया जा रहा है। और इसका जो टोटल लेंथ होने वाला है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कब तक ये चल सकेगा, तो वो लगभग 14 ईयर्स बताया जा रहा है यहाँ पर। मतलब कम से कम इसका जो लाइफ स्पैन है वो 14 ईयर्स का होने वाला है। 14 साल तक हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और तब तक तो ऑब्वियस सी बात है भारत के पास खुद की कैपेबिलिटी आ पाएगी कि इतने हैवी सैटेलाइट्स हम लॉन्च करा सकें। और इसी की वजह से भारत यहां पर एक और लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा है जिसका नाम है NGLV। बेसिकली इसरो डेवलप कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, और इसकी जो कैपेबिलिटी है ना, वो आप समझिए अभी करंट हमारे पास जो मैक्सिमम पेलोड है 4 टन का भेजने का, 4000 किलो का, उससे ज्यादा हम कर पाएंगे। और इसके लिए सरकार ने 8240 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं ताकि जो NGLV है, ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, इसको बनाया जा सके। और इसकी खास बात यह है कि इसका जो पहला स्टेज होगा ना, वो रीयूजेबल होगा। अभी तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी सैटेलाइट के जो भी रॉकेट के पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो वो आपका मतलब एक बार यूज किया वो खत्म हो गया, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते, और वो समुद्र में जाकर गिर जाता, आपने देखा ही होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि इसका पहला जो स्टेज होगा वो वापस आ सकेगा, उसको हम रिकवर करेंगे और उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। और कॉस्ट इफेक्टिव कितना मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या है कि इसके माध्यम से हम लगभग आप समझिए 4 गुना, मतलब और ज्यादा जो है पेलोड के सैटेलाइट भेज पाएंगे। कितना? लो अर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो 30 टन, 30,000 किलो तक के सैटेलाइट भेज पाएंगे। और जो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट होते हैं, ये बेसिकली पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर होता है, तो उतने दूरी तक हम 10 टन के सैटेलाइट भेज पाएंगे, 10,000 किलो तक के सैटेलाइट। तो ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी आ जाएगी। और इसका कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कॉस्ट तो बहुत आना चाहिए करेंटली। देखो अभी जो हमारा LVM-3 से कॉस्ट आता है ना, उसका मैक्सिमम 1.5 गुना ही कॉस्ट होगा, सिर्फ 1.5 गुना। तो इसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि इसरो जो भी कुछ करता है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से भारत को फायदा मिल सकता है। लेकिन देखिए यहां पर भारत को स्पेस सेक्टर के अंदर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी रिसेंटली जो S सोमनाथ जी हैं, चेयरमैन ऑफ इसरो, उन्होंने कई सारी चीजों को हाईलाइट किया। एक तो ये कहा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग दी जाती है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, वो अभी भी इनसफिशिएंट है। हाँ, पहले से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन यहां पर उसमें बढ़ाने की जरूरत है गवर्नमेंट फंडिंग। और साथ ही साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज है वो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट। जब तक हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर के अंदर नहीं आएंगे, तब तक यहां पर हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहां पर उन्होंने बताया कि जैसे अभी जो बजट एलोकेट किया गया, रिसेंटली जो बजट आया था, तो स्पेस सेक्टर के लिए 12,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। अब 12,000 क्या होता है? कुछ नहीं, इट्स जस्ट $1.5 बिलियन, जो कि भारत का जो एम्बिशियस गोल है स्पेस सेक्टर में, उसके मुकाबले बहुत कम है। अभी जैसे लूनर वॉयज मिशन हो गया, गगनयान, बहुत सारी चीजें करनी है, तो 12,000 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे यहां पर प्राइवेट सेक्टर अगर कोलैबोरेट करेगा इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट के अंदर, तो इसकी वजह से यहां पर और ज्यादा हमें बजट मिल सकेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि सरकार से ही पूरा का पूरा बजट मिल जाए, अगर स्पेस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है तो और पैसे आ सकते हैं, और ज्यादा हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए उनका कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के प्रोजेक्ट्स में PPP का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर अगर हम प्राइवेट कंपनीज को साथ लेकर आ सकें तो कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा और रिस्क जो होंगे वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स की हमें जरूरत ही क्या है। देखो उन्होंने इस चीज को समझाया, सोमनाथ जी ने, उन्होंने कहा कि देखिए अगर प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं ना, तो इसरो अपना जो कोर फंक्शन है उसके ऊपर ध्यान दे पाएगा। इसरो तो क्या है, वो तो एक गवर्नमेंट एंटिटी है, तो यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, मतलब वो सारी चीजें करना जो प्राइवेट सेक्टर जिसके ऊपर फोकस नहीं करता है। तो अभी तो क्या है, इसरो दिन भर इसी में एंगेज रहता है कि ये सैटेलाइट लॉन्च करना है, वो वाले मिशन पर जाना है। लेकिन यहां पर इसरो का जो मेन कोर रिसर्च है, भारत को और कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना, उसके ऊपर अच्छे से फोकस कर पाएगा। एंड दिस शिफ्ट नॉट ओनली एनहेंसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बट इसके अलावा यहां पर जो और भी एवेन्यूज हैं इनोवेशन के, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, वो भी इसरो ला पाएगा। इसके अलावा यहां पर देखिए उन्होंने एक और चीज इंपॉर्टेंट कही है कि अभी भारत की जो स्पेस इकोनॉमी है वो कितना है, उसका वैल्यूएशन है $9 बिलियन, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में ये बढ़कर $44 बिलियन हो जाएगा। तो इसकी वजह से भारत का जो शेयर है ग्लोबल स्पेस
मार्केट में वो भी बढ़ेगा। अभी तो क्या है, पूरे दुनिया में जो ग्लोबल स्पेस मार्केट है उसका सिर्फ 2% ही शेयर भारत के पास है। तो इसे कहीं ना कहीं हम बढ़ाने की जरूरत है और बिना प्राइवेट पार्टिसिपेशन के नहीं पॉसिबल है। और देखिए यहाँ पर ये एक बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है किसी भी कंपनी के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज के डेट में हमारे देश में, अगर आप देखो टाटा हो, अगर ये लोग एंटर करते हैं तो इनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन शायद प्रॉफिटेबल ना हो। उन्होंने, सोमनाथ जी ने एक्सप्लेन किया और कहा कि देखिए हर 1 रुपया जो स्पेंड करती है इसरो, इससे हमें 2.5 रुपए का रिटर्न आता है। इससे अच्छा क्या चाहिए? हर 1 रुपए पे आपको 2.5 रुपए का रिटर्न आ रहा है, मतलब ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर है, तो इसमें हमें जाना चाहिए। उन्होंने प्रेज भी किया कि सरकार ने रिसेंटली जो बजट आया था उसमें जो स्पेस स्टार्टअप्स हैं उनके लिए 1000 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि देखिए ये बहुत कम है, अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप देखो तो ये बहुत कम अमाउंट है, इसे और थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। लेट्स सी अब क्या होता है आगे, बट आई होप कि ये जो खबरें आ रही थी लगातार कि एलॉन मस्क की कंपनी के साथ भारत जुड़ रहा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो प्रोजेक्ट अपोलो, इसके लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल जो है यूज किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।